हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजेंट साइंस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में जेनेटिक्स की जो सीरीज चल रही है, अनुवांशिकी की जो श्रृंखला चल रही है, उसके अंतर्गत हम इसका लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे आज की इस वीडियो लेक्चर में। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो वीडियो लेक्चर हम जेनेटिक्स की सीरीज की लेकर आए थे, उसके अंतर्गत हमने इसकी हिस्ट्री को कवर किया था। और हिस्ट्री की जब हमने शुरुआत की थी, हिस्ट्री में हमने जो पहला उसका कालखंड था, जो उसका जो पहला जो टाइम पीरियड था, प्री मेंडेलियन एरा, उसको हमने कवर किया था। और हमने ये भी आपसे वादा किया था कि हम जो नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे उसमें इसकी हिस्ट्री को हम कंप्लीट कर देंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इसकी पूरी हिस्ट्री को कवर कर लेंगे, और जिसके अंतर्गत हम मेंडेलियन एरा को, पोस्ट मेंडेलियन एरा को और रिसेंट एडवांस को कवर करेंगे। तो वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले उन साथियों से जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं या जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि हम जो वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो अगर आप इन फ्यूचर जैसे हम अगले वीडियो लेकर आएंगे तो उसका अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे चैनल को, तो आसानी से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को, और 1 बाय 1 सारे टाइम पीरियड्स को हम कवर करते चलते हैं, और सभी जो पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं उनको मेंशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मेंडेलियन एरा को। मेंडेलियन एरा यानी मेंडल का जो टाइम पीरियड है। तो यहाँ पर जो हमारा जो पहला जो पॉइंट हम कवर करने वाले हैं, ये मेंडल के नियमों के बारे में बताया गया है। तो ये 1900 से पहले का पॉइंट है, लेकिन हमने इसको इसलिए यहाँ पर कवर कर लिया है क्योंकि मेंडल के नियमों को हम जब तक जानेंगे नहीं कि मेंडल के नियम कब प्रकाश में आए, कब उसको पब्लिश किया गया, तब तक हम जो है इसको बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो पहला पॉइंट हमारा जो है 1866 में, 1866 में, वैसे 65 में ही मेंडल ने इसको पब्लिश कर दिया था, लेकिन कह सकते हैं कि सभी के अस्तित्व में या सभी को जानकारी हुई 1866 में। तो 1866 में, 1866 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकता के जो नियम थे, यानी आपका लॉ ऑफ हेरिडिटी, उसको पब्लिश किया। परंतु उस टाइम पर जब इन्होंने इसको पब्लिश किया था, तो उस समय कुछ ऐसी जो है दशाएं थी जिसकी वजह से वैज्ञानिकों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और इन्हें जो है मान्यता नहीं प्राप्त हो सकी। इनके जो अनुवांशिकता के जो नियम थे या वंशागत के जो नियम थे, उसको मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब अगले पॉइंट में ये बताया गया है कि 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे? तो हुगो डी व्रीज थे, कार्ल लॉरेंस थे और एरिक वॉन शेरमैक। इन 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के जो नियम थे, मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की। तो पुनर्खोज कैसे हुई? तो ये वैज्ञानिक अपने अपने देशों में पृथक रूप से कह सकते हैं कि हेरिडिटी पर, या कह सकते हैं कि अनुवांशिकता पर या संकरण पर प्रयोग कर रहे थे। और संकरण पर प्रयोग करते करते ये एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचे, पृथक रूप से सब अलग अलग ऐसे कंक्लूजन, ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचे जो कि पहले ही किसी वैज्ञानिक ने ऐसा निष्कर्ष निकाल लिया था। तो फिर उसके बाद इस तरीके से मेंडल के नियमों की जानकारी हुई कि ये जो हम लोग जिस निष्कर्ष पर या जो नियम अब हम लोग प्रतिपादित कर रहे हैं, इसको पहले ही किसी वैज्ञानिक ने दिया हुआ है। और तब मेंडल, और खासकर इसमें जो 2 वैज्ञानिक थे, आपका एरिक वॉन शेरमैक और हुगो डी व्रीज, नहीं चाहते थे कि मेंडल के नियमों को मान्यता प्राप्त हो। वो चाहते थे कि हमें इसका जो है टाइटल दिया जाए। लेकिन कार्ल लॉरेंस का इसमें बहुत ज़्यादा प्रयास रहा, और इन्होंने जो है मेंडल को ही जो है इसका श्रेय देने का प्रयास किया, और अंततः उसमें सफल रहे। तो 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक, हुगो डी व्रीज, एरिक वॉन शेरमैक और कार्ल लॉरेंस ने पृथक रूप से अलग अलग जो है देशों में एक संयुक्त निष्कर्ष पर पहुंचे, और इसके परिणामस्वरूप मेंडल के नियमों की पुनर्खोज हुई। अगला पॉइंट देखते हैं 1901 में, 1901 में। 1901 में हुगो डी व्रीज ने म्यूटेशन थ्योरी की खोज की। तो जो वैज्ञानिक जिन्होंने मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की थी, उसी में से एक वैज्ञानिक हुगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तनवाद यानी म्यूटेशन थ्योरी की खोज की 1901 में। तो ये सारे जो हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, ये अलग अलग इनके चैप्टर, जब स्पेशल चैप्टर आएंगे तो वहाँ पर इसको हम डिटेल में भी जानेंगे कि म्यूटेशन थ्योरी क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं 1902 में, 1902 में सटन, कॉरेंस एंड बॉवेरी। तो नॉर्मली सटन और इसमें बॉवेरी का नाम आता है, लेकिन कार्ल लॉरेंस का भी इसमें कुछ योगदान रहा है, इसलिए कॉरेंस का नाम भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिया गया है। तो 1902 में सटन, कॉरेंस एंड बॉवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की खोज की। उनके अनुवांशिकता का गुणसूत्रवाद जो है आपका सिद्धांत, इस सिद्धांत की खोज की किसने की? सटन, कॉरेंस एंड बॉवेरी ने 1902 ईस्वी में। अगला पॉइंट देखते हैं 1905। 1905 में विलियम बेटसन या डब्ल्यू बेटसन ने जेनेटिक्स टर्म का प्रयोग किया। तो अनुवांशिकी जो शब्द है, अनुवांशिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था 1905 में बेटसन ने। ठीक है,
फिर आगे चलते हैं 1905 में ही मैकलंग और स्टीवेंस ने सेक्स क्रोमोसोम की खोज की, यानी लिंग गुणसूत्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? मैकलंग और स्टीवेंस को, और स्पेशली स्टीवेंस को। मैकलंग इनके सहयोगी रहे, ठीक है, लेकिन जो मेन इसमें जो साइंटिस्ट रहे जिन्होंने सेक्स क्रोमोसोम की खोज की वो थे स्टीवेंस। अगला पॉइंट देखते हैं साथियों, तो 1905 में, तो 1905 काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर रहा है, इसमें हम अभी ये तीसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। तो 1905 में ल्यूसेन किनोट ने घातक एलील यानी लीथल एलील की खोज की। ये घातक एलील जो है आपका, इसे आप लीथल फैक्टर के रूप में भी जानते हैं। तो 1905 में ल्यूसेन किनोट ने जो है घातक एलील या लीथल एलील की खोज की थी। किसमें की थी? तो इन्होंने हाउस माइस यानी घरेलू चूहों में इनकी खोज की थी 1905 में। वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा, ल्यूसेन किनोट। और क्या खोजा था? तो घातक कारक या लीथल फैक्टर या लीथल एलील की खोज की थी। किसमें की थी? तो ये खोज की थी इन्होंने चूहों में। अगला पॉइंट देखते हैं 1908। तो 1908 में कार्ल कॉरेंस ने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की खोज की, कोशिका द्रव्य वंशागति की खोज की, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य वंशागति की खोज 1908 में कार्ल कॉरेंस के द्वारा की गई। अगला पॉइंट देखते हैं 1909 में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम अब कवर करेंगे। तो विल्हेम जॉनसन ने 3 टर्म्स को कॉइन किया था। कौन कौन से टर्म थे? जीन था, जीनोटाइप और फिनोटाइप, ठीक है। जीन, जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये 3 शब्दों का प्रयोग किया था। किसने किया था? तो विल्हेम जॉनसन ने किया था। डब्ल्यू जॉनसन ने किया था। किस सन में किया था? तो 1909 में किया था। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा 1910 में टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, जिन्हें कहते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ठीक है, प्रायोगिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है थॉमस हंट मॉर्गन को। तो 1910 में इन्होंने लिंकेज थ्योरी की खोज की। लिंकेज थ्योरी यानी आप क्या कह सकते हैं कि सहलग्नतावाद की खोज की। किसमें की थी? तो इन्होंने ड्रोसोफिला में इसकी खोज की थी। तो ड्रोसोफिला में यानी फ्रूट फ्लाई जो है, ड्रोसोफिला मेलेंजोस्टर, इसमें इन्होंने टीएच मॉर्गन ने लिंकेज थ्योरी यानी क्या कहते हैं सहलग्नतावाद की खोज की। किस सन में किया था? तो 1910 में किया था। तो ये था पहला हमारा टाइम पीरियड आज की इस लेक्चर का जो था मेंडेलियन इरा, वो आपका समाप्त हुआ। अब अगला हम टाइम पीरियड कवर करेंगे पोस्ट मेंडेलियन इरा, मेंडल के बाद का टाइम पीरियड यानी 1920 के बाद का समय। तो 1926 में कैल्विन ब्रिजेस ने जीनिक बैलेंस थ्योरी या जीनीय संतुलनवाद या जीनीय संतुलनवाद की खोज की। तो कौन से सन में की गई? 1926 में। तो ये क्या है? जीनिक बैलेंस थ्योरी क्या है? तो जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था, अनुवांशिकता का गुणसूत्रवाद था, जिसमें बताया गया था कि जो जेनेटिक कैरेक्टर हैं वो क्रोमोसोम के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरी करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। और फिर उसके बाद सेक्स क्रोमोसोम से यानी लिंग गुणसूत्रों की खोज की गई, ठीक है। उसके बाद फिर आपका बताया गया आपका सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताया गया कि जो लिंग जो है आपका यानी जो मेल होगा या फीमेल होगा, ये निर्धारण करते हैं, सेक्स क्रोमोसोम निर्धारित करते हैं। तो उसी समय सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा जो है आपका सेक्स का निर्धारण किया जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है। तो उसी समय ये भी सिद्धांत है जीनिक बैलेंस थ्योरी, और बताया गया कुछ जीवधारी ऐसे हैं जिनमें क्रोमोसोम का इसमें इन्वॉल्वेशन नहीं होता, बल्कि जीन्स जो है डिसाइड करते हैं कि मेल होगा कि फीमेल होगा। तो वही है जीनिक बैलेंस थ्योरी। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आगे अगला इसका चैप्टर आएगा। तो अगला जाते हैं एच ए फिशर ने 1925 में स्टैटिक्स रूल्स को जेनेटिक्स में लागू किया। तो 1925 में वैज्ञानिक थे फिशर ने जो सांख्यिकी के नियम थे, सांख्यिकी के नियमों को जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी में लागू किया। अगला पॉइंट देखते हैं साथियों, तो 1928 में कार्पी चिंको ने रैफनोब्रेसिका को विकसित किया, डेवलप किया। अब रैफनोब्रेसिका क्या है? तो रैफनोब्रेसिका जो है आपका ये रेफनस सैटाइवस और ब्रेसिका ओलेरिया वार कैपिटाटा यानी जो फूल वाली गोभी जो है जो आपका वो बंद वाली गोभी है, कैबेज और मूली को जो है इन्होंने जो है इनका संयुक्त जो है आपका संकरण किया, ठीक है। और इस तरीके से एक संयुक्त रूप प्राप्त किया रैफनोब्रेसिका कार्पी चिंको ने 1928 में। तो 1928 में कार्पी चिंको ने साइंटिस्ट ने रैफनोब्रेसिका को रेफेनस सैटाइवस और ब्रेसिका ओलेरिया वार कैपिटाटा के संयुक्त को दोनों को संकरित करके जो है दोनों का संकरण करके एक संयुक्त रूप रैफनोब्रेसिका प्राप्त किया, ठीक है। आगे चलते हैं 1924। तो जो ये रैफनोब्रेसिका क्या है, इसको जो हम पढ़ाएंगे आपको पॉलीप्लैडी वाला चैप्टर, ठीक है, तो उसमें बताएंगे कि रैफनोब्रेसिका क्या है। 1924 में एन वेविलोव ने कृषिगत फसलों के उद्गम केंद्र की खोज की। तो वेविलोव रशियन साइंटिस्ट, इन्होंने जो है कृषिगत फसलों के यानी जो कल्टिवेटेड क्रॉप्स हैं उनके ओरिजिनल सेंटर के बारे में पता लगाया था, यानी उसको इवॉल्व किया था 1924 में। तो कहीं कहीं पर 1925 दिया गया है, तो थोड़ा सा सन में कन्फ्यूज़न है, तो यहाँ पर हमने 1924 वाला कवर किया है। आगे चलते हैं 1922 में हार्लेन एम पॉप ने बैक क्रॉस मेथड का सबसे पहले प्रयोग किया।
तो बैक क्रॉस मेथड जो सबसे फर्स्ट टाइम यूज की गई थी वो की गई थी हार्लन एंड पॉप के द्वारा। और टेस्ट क्रॉस, तो टेस्ट क्रॉस को फर्स्ट टाइम यूज किया गया था, तो मेंडल ने टेस्ट क्रॉस का प्रयोग किया था, ठीक है। तो मेंडल के द्वारा टेस्ट क्रॉस प्रयोग में लाई गई थी, लेकिन बैक क्रॉस को फर्स्ट टाइम प्रयोग किया था हार्लन एंड पॉप ने 1922 में। अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है 1933। 1933 में रोड्स ने मक्का में साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी की खोज की। तो कोशिका द्रव्य नरबंध्यता की खोज की थी रोड्स ने, किसमें की थी? तो वो क्रॉप थी मक्का मेज में। कौन सा ईयर था? तो 1933 था, 1933। तो याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा 1943, 1943। तो 1943 में जोन्स ने साइटोप्लाज्मिक स्टेरिलिटी का व्यावसायिक प्रयोग किया। तो कॉमर्शियली इसका प्रयोग किया था जोन्स ने 1943 में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। 1943 में कोशिका द्रव्य जो है बंध्यता का प्रयोग, कोशिका द्रव्य बंध्यता का साइटोप्लाज्मिक स्टेरिलिटी का प्रयोग व्यावसायिक रूप से कॉमर्शियली किया था जॉन्स ने, ठीक है, 1943 में। अगला पॉइंट देखते हैं साथियों। तो अगला पॉइंट हमारा जो है आपका 1927 में मुलर ने और 1928 में स्टैडलर ने। तो मुलर ने ड्रोसोफिला पर यानी फ्रूट फ्लाई पर यानी ड्रोसोफिला मेलेंजोस्टर पर, और स्टैडलर ने मक्का एवं जौ पर, ठीक है, मक्का एवं जौ पर, 2 क्रॉप्स पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने केवल मक्का के बारे में मेंशन किया है। तो 1927 में मुलर ने ड्रोसोफिला में और 1928 में स्टैडलर ने मक्का में एक्स किरणों के द्वारा, जो एक्स रेज होती हैं उनके द्वारा प्रेरित उत्परिवर्तन या इंड्यूस म्यूटेशन जो है उत्पन्न किया था। तो इन्होंने उत्परिवर्तन उत्पन्न किया था, और म्यूटेशन इसलिए इन्होंने उत्पन्न किया था, ये जो म्यूटेशन था ये बेनिफिशियल म्यूटेशन था, लाभदायक म्यूटेशन था, उत्परिवर्तन था, ठीक है। तो 1927 में उत्परिवर्तन उत्पन्न किया गया किसके द्वारा? मुलर के द्वारा। किस पर? तो ड्रोसोफिला पर। और 1928 में स्टेडलर ने म्यूटेशन को उत्पन्न किया, तो किस पर उत्पन्न किया? तो मक्का में उत्पन्न किया 1928 में। अगला पॉइंट देखते हैं 1945, 1945। तो 1945 में हल ने रिकरेंट सिलेक्शन टर्म का प्रयोग किया, ठीक है। आवर्तक चयन शब्द का प्रयोग किया। किसने किया? तो हल ने किया। हल नामक साइंटिस्ट ने 1945 में आवर्तक चयन शब्द का प्रयोग किया। अगला पॉइंट देखते हैं 1941 से 1941। तो 1941 में बीडम एम टॉटम ने बीडन एंड टॉटम ने 1941 में बीडम एंड टॉटम ने 1 जीन 1 एंजाइम जो कॉन्सेप्ट है उसकी खोज की, ठीक है। 1 जीन 1 एंजाइम जो कॉन्सेप्ट है, एक जीन के द्वारा एक एंजाइम का निर्माण किया जाता है, इसको 1941 में बीडम एंड टॉटम ने जो है इसकी खोज की, ठीक है। तो आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 1928 का। 1928 में वैज्ञानिक थे ग्रिफिथ या आपका एफ ग्रिफिथ, ठीक है। तो ग्रिफिथ ने बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रमाण प्रस्तुत किए। तो इन्होंने दरअसल ये ग्रिफिथ हैं, एवरी मैककार्टी हैं और हर्सेन चीज़, ये तीनों जो वैज्ञानिक थे ये डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है इसको सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे। तो ये भी इनका फर्स्ट प्रयोग था बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में। इन्होंने निमोनिया जो है आपका निमोकोकस, स्टेप्टोकोकस निमोनी और डिप्लोकोकस निमोनी जो आपका निमोनिया रोग के जो घातक या पैथोजन है उस पर इन्होंने प्रयोग किया था, और बताया था कि किस तरीके से जो है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अर्थात डीएनए के माध्यम से जो है ये जो है रोग का प्रसार होता है, किसमें? चूहों में, ठीक है। अगला 1944 में एवरी मैककार्टी ने रूपांतरण पदार्थ, तो ये इसी प्रयोग से संबंधित रहे, ठीक है। ये जो ग्रिफिथ ने बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रयोग किया था तो उसी को इन्होंने लेबोरेटरी में प्रयोग किया था, एवरी ने, मैककार्ड एंड मैककार्टी ने, ठीक है। एवरी मैककार्ड एंड मैककार्टी ने इसको लैब में इसको सिद्ध किया था और बताया था कि जो रूपांतरण पदार्थ है, मतलब जिसके द्वारा जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो वो डीएनए ही है, ठीक है। तो इसको इन्होंने सिद्ध किया था, इसको इन्होंने प्रूव किया था। तो ये था साथियों जो है हमारा पोस्ट मेंडेलियन इरा। अब बचा हुआ है थोड़ा सा इसमें हमारा रिसेंट एडवांस, इसको भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो रिसेंट एडवांस में पहला हम पॉइंट पढ़ेंगे 1952। तो ऊपर जो डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है उसको सिद्ध करने के लिए जो भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उसी से संबंधित ये भी एक्सपेरिमेंट है 1952 का, 1952 का। तो 1952 में हर्से एम चेज ने, ठीक है, हर्से एम चेज नामक दो वैज्ञानिकों ने बैक्टीरियोफेज, ठीक है, ये एक वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस पर प्रयोगों द्वारा डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ प्रमाणित किया, ठीक है। तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज पर अपना एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए ही होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं 1953, 1953 में 1953 में वाटसन और क्रिक नामक दो वैज्ञानिकों ने एक्स किरणों के द्वारा डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है उसको इन्होंने इसका पता लगाया, ठीक है।
तो इन्होंने बताया कि जो डीएनए जो होता है, डीएनए वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, दोहरी कुंडलिनी संरचना होती है। और इन्होंने एक मॉडल दिया, ठीक है, डबल हेलिकल मॉडल दिया। और इस खोज के लिए इनको 1962 का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 1962 का इनको नोबेल प्राइज़ या नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसका दिया गया था? फिजियोलॉजी का था, शायद मेडिकल में फिजियोलॉजी का प्रयोग इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं, मैसेल्सन एंड स्टाल। तो मैसेल्सन एंड स्टाल ने 1958 में 1958 में डीएनए की सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का प्रदर्शन किया, ठीक है। तो डीएनए जो होता है अर्ध संरक्षी होता है, मतलब डीएनए का एक फीचर होता है। तो डीएनए अर्ध संरक्षी होता है, तो इसको फर्स्ट टाइम जो है मतलब मैसेल्सन और स्टाल्स ने 1958 में इसको जो है सिद्ध किया था कि डीएनए का जो जब रेप्लिकेशन होता है तो वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है। 1958 में मैसेल्सन और स्टाल के द्वारा इसका प्रदर्शन किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है 1961 में जैकब और मोनोद ने, ठीक है, जैकब और मोनोद ने ओपेरॉन हाइपोथेसिस या ओपेरॉन परिकल्पना का प्रस्तुत किया, ठीक है। तो जैकब और मोनोद के द्वारा ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, ठीक है, ओपेरॉन परिकल्पना को प्रस्तुत किया गया 1961 में। अगला पॉइंट देखते हैं। तो आर्थर कॉर्नबर्ग, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। आर्थर कॉर्नबर्ग ने 1959 में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज की, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज की। और इस एंजाइम के द्वारा इन्होंने डीएनए का संश्लेषण भी किया, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज 1959 में किया था कॉर्नबर्ग ने, और इस एंजाइम के द्वारा इन्होंने डीएनए का संश्लेषण भी किया। अगला पॉइंट देखते हैं, और ये आज की इस वीडियो लेक्चर का लास्ट पॉइंट भी है। MW नीरेनबर्ग एवं साथियों ने, ठीक है, नीरेनबर्ग एवं उनके साथियों ने, इसमें ओकावा थे और खुराना का नाम भी आता है, लेकिन खुराना इसमें इन्वॉल्व नहीं किए थे। तो MW नीरेनबर्ग एवं साथियों ने जेनेटिक कोड यानी आपका अनुवांशिक कोड या अनुवांशिक कोड की खोज की, ठीक है। तो ये था आज की इस वीडियो लेक्चर का इम्पॉर्टेंट ये 3 कालखंड। तो सबसे पहले हमने पढ़ा मेंडेलियन इरा को, फिर इसके बाद हमने पढ़ा पोस्ट मेंडेलियन इरा को, और लास्टली हमने पढ़ा रिसेंट एडवांस को। और इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हमने कवर किया। तो वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अपने सुझाव आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्द लेकर आएंगे। और अगला जो हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा वो अब हम स्टार्ट करेंगे मेंडल्स लॉ को, ठीक है, या हेरिडिटी लॉ या अनुवांशिकता के जो नियम जो है उसको अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर जो जेनेटिक्स के हिस्ट्री से संबंधित था, आज ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।